तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आप लोग का? ठीक ही हो गया आप लोग, है ना? तो आज हम लोग फिर से करने वाले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन को एकदम अच्छे से, और हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मैंने आप लोग को बताया था, चलो मैं इसको सबसे बेस्ट एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, मैं एक चम्मच आप लोग लिए और तेल के डब्बे में डालिए। जहां से वो तेल के डब्बे में चम्मच जाता है, वहां से क्या लगता है कि चम्मच बेंड हो गया, लेकिन नहीं, चम्मच बेंड नहीं हुआ होता है। वहां से चम्मच बेंड ही नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब चम्मच असल में बेंड नहीं होता, लेकिन आप लोग को ऐसा दिखता है कि बेंड हो गया, ठीक है ना? अब वही चीज यहाँ देखिए कि अब हम लोग ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन, यही आप लोग से पूछा जाएगा डायग्रामेटिकली, ठीक है ना? तो चलिए अब इसको जल्दी से जल्दी समझ भी लेते हैं भाई, आखिर ये है क्या। तो भाई साहब, जैसे मैंने बोला था, फिनोमिनन इन चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये देखिए, यहाँ से लाइट रे आई EF, ये EO पे जाके उस मीडियम पे इंसिडेंट हो गई। तो ये कौन से मीडियम में था? पहले देखिए, ग्लास स्लैब ज्यादा भारी होता है या हवा? बताइए। एब्सोल्युटली भाई, ग्लास स्लैब ज्यादा भारी होता है। तो यही चीज मैं आप लोग को बताना चाहता था। देखिए, डेंसर मीडियम वो होता है जो भारी मीडियम होता है, मतलब जो थोड़ा भारी होता है। मतलब यार क्या ही बताऊं, एयर एक रेयर मीडियम है। क्या होता है? एयर और वैक्यूम। जी हाँ, एयर और वैक्यूम क्या होता है? एयर और वैक्यूम होते हैं हमेशा रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है? ऑयल ले लो, ग्लास स्लैब ले लो, कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, जो भी, ठीक है ना, वो सब डेंसर मीडियम होते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि आखिर रेयर और डेंसर का होता है। ये देखिए, ग्लास स्लैब ज्यादा भारी होता है, ठीक है ना? अब ग्लास देख, ये एयर मैंने क्या बताया है? रेयर मीडियम होता है ना? तो रेयर मीडियम से कभी भी कोई लाइट डेंसर मीडियम जाती है तो वो क्या करती है? नॉर्मल के टूवर्ड बेंड करती है। कहाँ बेंड करती है? देखिए, जो EF लाइट है O पे इंसिडेंट हुई, तो इसको यार P तक जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये P नहीं गई। ये कहाँ चली गई? ये हमने कहा O डैश तरफ चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट कभी भी रेयर टू डेंसर, एयर टू दूसरे मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। अब एयर टू दूसरा मीडियम, एयर टू दूसरा मीडियम का ये मतलब है कोई भी मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, ठीक है ना? क्योंकि वैक्यूम यार एयर से भी हल्का होता है। मतलब अगर हम लोग वैक्यूम से एयर पे लाइट मारेंगे ना, तो मतलब एक नेग्लिजिबल, लेकिन हाँ, बेंडिंग शो होगा। खैर छोटा, अभी हम लोग मेन चीज समझते हैं। EO पे गई रे, इंसिडेंट हो गई, यहाँ से हमने एक नॉर्मल बनाया N। अब यहाँ से भाई P तक जाना चाहिए था, तो P तक नहीं गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, ठीक है ना? अब यहाँ जो बेंट हुई, तो हमने ये N को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से भी एक बना दिया N डैश परपेंडिकुलर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो रेयर टू डेंसर जाती है तो कहाँ कहाँ बेंट होती है? जी हाँ, रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। अब यहाँ से भाई साहब ऐसे तिरछे होके निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है, यहाँ पे आके O डैश पे दोबारा टकरा गई। अब O डैश में टकराने के बाद क्या हुआ ना, देखिए, अब डेंसर टू रेयर में क्या होता है? डेंसर टू रेयर में ये होता है ना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट डेंसर टू रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करते, देख सकते हो ना यार। ये दूर गई है ना, ये जो रे है OH, ये तो M डैश से दूर गई है ना। तो यही मैं आप लोग को बताना चाहता था। देखिए, जब भी डेंसर टू रेयर, मैं एक बार आप लोग को इसको बता ही देता हूँ, पहले इसको भी रेस कर दूं थोड़ा। डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, रेयर से डेंसर तो क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड नॉर्मल। कहाँ बेंड होगा बच्चा लोग? नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना? और जब डेंसर टू रेयर होगा तो कहाँ होगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना? अब ये चीज हम लोग को एकदम क्लियर हो गया। रेयर टू डेंसर तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो जाती है। जैसे हम लोग EO को देख सकते हैं, EO पे जाके EF, EO पे जाके ये इंसिडेंट की O पे यहाँ से नॉर्मल एक N टू N डैश बनाया गया, तो ये रेयर
नॉर्मल की तरफ, रेयर टू डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी, फिर यहाँ ओ डैश पे ज़्यादा टकराती है, डेंसर टू रेयर तो ये एम डैश से पर नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया। देखो अपने दोस्तों को मेरी वीडियो जरूर से सेंड करना। वैसा मैं क्यों बोल रहा, देखिए मेरी वीडियो में है ना, मैं आप लोग को नोट्स दे देता हूँ एकदम फ्री में। और हाँ, मेरी वीडियो में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कॉपी पेन एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये देखिए आप लोग का पूरा एक पक्का नोट बनेगा, एकदम तगड़ा नोट। क्योंकि आप लोग देखिए मेरे नोट की एक खासियत है ना, उसमें मैक्सिमम एनसीईआरटी मैं छापता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपको एनसीईआरटी ही देखना चाहता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग जल्दी से जल्दी देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जी हाँ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तब भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन, ये वर्ड पे ध्यान देना, एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ दे तो रिफ्लेक्शन मत लिख देना। रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, पहला लॉ है, एकदम मस्त सा लॉ है, ठीक है ना। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। देखो ये वर्ड जो है ना, टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ये लाइन तुमको लिखनी होगी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी का नंबर मिलेंगे। ये देखो इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल, ये तो याद ही है। टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ये देखो इंटरफेस, ये है रेयर मीडियम एयर, ये ग्लास, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखो ओ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। देख सकता हूँ ग्लास स्लैब क्या एक प्लेन ही है ना, बस यही है। अब दूसरी चीज समझ लेते भाई, अब दूसरी चीज क्या, देखो द रेशियो ऑफ साइन एंगल आई टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये जो एंगल आई बन रहा है, देख रहे हो ना, ये एंगल आई दिखाई तो दे रहा है ना, ये एंगल आई का अगर हम लोग रेशियो लेंगे एंगल आई का बटा एंगल आर, तो ये क्या देगा हम लोग को, सी फॉर कांस्टेंट देगा, एंगल आई अपॉन एंगल आर, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। एकदम दिमाग में यार ईयरफोन लगा के सुनोगे तब तो तुम लोग को मैं ही रटवा दूंगा ये, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incident to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color for the given pair of media। ये देखो लाइट ऑफ अ गिवन कलर, ठीक है ना। देखो लेसन 8 में हम लोग पढ़ेंगे ना कि हर लाइट का ना बेंडिंग का अलग होता है, ठीक है ना। हर कलर की लाइट अलग तरीके से बेंड करती है, ठीक है ना, सब एक तरीके से बेंड नहीं करती, इसलिए एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, मतलब किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया, चाहे वो डायमंड में हो रहा हो, वाटर में हो रहा हो, तेल में हो रहा हो, केरोसिन में, जिसमें भी हो, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर, ये चीज दिमाग में रख लेना। चलो देख लेते हैं अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई साहब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी वजह था, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों यार, देखो जरूरी थोड़ी, देखो आप लोग जब पानी में हाथ डालते हो, ठीक है ना, और जब तेल में हाथ डालते हो तो, और फिर हाथ निकाल लो, मतलब या छोड़ो हाथ डाल के रखो तेल में और पानी में, ठीक है ना, और ऐसे से करो तो यार दोनों में डिफरेंस होता है। इससे क्या पता चलता है कि हर पेयर की हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है ना यार, वो चेंज करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडिया में, डिफरेंट मीडिया में चेंज करती है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। आई थिंक ये समझ में आ गया, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है इसका आगे, जैसे अगर आप लोग आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे तो भी इसका खूब यूज होगा। अभी तो भाई साहब ये लेसन जो है ना 11th में तो उसको पूछा नहीं गया, सिर्फ 12th में पढ़ोगे, और सिर्फ 12th में तुम लोग ये स्ट्रेट लाइन वाली नहीं पढ़ोगे, वो मैंने बोला था ना वेव वेव थ्योरी वाली भी पढ़ोगी, फिर पार्टिकल वाला भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अभी से ही पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई साहब, अब बोर्ड में अच्छे नंबर लाना। खैर छोड़ो। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपेगेट्स विद डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट मीडिया। यार मैंने तो बता ही दिया, तुम लोग सबसे पहले लेना यार, तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, लेजर लाइट ले लो, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, 70-80 की मिलती है, लेना भाई। ग्लास स्लैब में मारना सबसे पहले भाई साहब, सबके घर में ग्लास स्लैब होता है, देखना रेस सीधी नहीं जाएगी, बेंडी कर जाएगी। फिर पानी में भी मार के देख लेना, पानी में मार के, नहीं तो कांच का गिलास में, देखो हर टाइप का कांच का ना अलग बनावट होता है। देखो तुम घर का नॉर्मल शीशा में रिफ्रैक्शन करके देख लेना, फिर कांच वाले ग्लास में रिफ्रैक्शन करके देख लेना, फिर उस कांच वाले ग्लास में एक बारी डाल देना पानी, ठीक है ना, मतलब
एक बार डाल देना तेल, ऐसे करके चेक कर लेना। अब ये तुम लोग का होमवर्क है। तो यार लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द हाई स्पीड ऑफ, देखो यार मैंने अपने इंट्रोडक्शन या किसी वीडियो में तो बताया ही था कि लाइट सबसे ज्यादा तेज यार कब, वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा तेज। और ये स्पीड याद रखना है, वन मार कर में पूछा जा सकता है बोर्ड में, फिर कहना मत बताया नहीं भैया, है ना। फिर इन एयर, अब एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो मार्जिनली थोड़ा सा लेस होता है। तुम लोग देखना है एयर में तुम लोग अपना हाथ एकदम आराम से, मतलब देखो तुम लोग में से जो स्विमिंग किया होगा ना, स्विमिंग में यार ताकत लगती है थोड़ी हाथ को दाएं बाएं करने में पानी के अंदर, हवा में देखते हैं यार घुमा देते हैं। वैक्यूम में भी क्या है, वैक्यूम में भी कुछ, वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब वैक्यूम को तुम लोग डिफाइन करना भी एक मुश्किल काम है भाई, वैक्यूम कुछ है ही नहीं। जी हाँ, वैक्यूम एकदम खाली होता है। खैर छोड़ो ये सब मुझे बताने नहीं, मुझे आप लोग को मेन बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, और जो मार्जिनली एयर में थोड़ा सा कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और ग्लास और वाटर, ये तो एक्सेट्रा बहुत सी मीडियम में वो कंसिडरेबली चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसमें कुछ नहीं यार, तुम लोग को रेशियो निकालने, देखो अब देखो ये रेयर मीडियम है, मीडियम वन एयर, डेंसर मीडियम, यहाँ से आई लाइट, टकराई ओ पे, इंसिडेंट हो गई और बेंट हो गई नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक रे ऑफ लाइट, ये तो मैंने बता दी, मीडियम वन से मीडियम टू में गया। तो अगर हम लोग को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन निकालना है ना, तो क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, देखो लेट वी वन बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ठीक है ना भाई साहब, वी वन ले लिया, ठीक है ना, और वी टू ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, अरे भाई साहब ले लिया, ठीक है ना। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। अब भाई साहब यहाँ से तुम लोग का दिमाग घूम गया होगा, देखो अगर ये चीज ध्यान में रखो, जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन लेते हैं ना, तो हम लोग रेशियो लेते हैं मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू से, ठीक है ना। और इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू वी वन अपॉन, देखो यहाँ एन रिफ्रैक्टिव ऑफ इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, है ना, एन टू वन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ वी वन अपॉन वी टू कर देना, एकदम सिंपली बताया, ठीक है ना। एन टू, एन टू वन है ना, वी वन अपॉन वी टू का रेशियो निकाल देना, मैं पक्का बोला नंबर मिल जाएगा, इसमें अब दिमाग फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ये सिंपली सिंपली कर देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं एन वन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन कर दूं तो क्या होगा, हाँ, अरे कुछ ना होगा, इसको उल्टा कर दो क्या होगा यार, तुम लोग अब खुद से बताओ, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो अब तुम लोग खुद से बताओ यार, तुम लोग बता दो, मैं जानता हूँ तुम लोग बता दोगे। 5 सेकंड का टाइम है, 5 4 3 2 1, खत्म। तुम लोग को तो 3 सेकंड की भी जरूरत नहीं होगी भाई। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ठीक है ना। और यही चीज तो मैंने दूसरी स्लाइड में बताया यार, जी हाँ, अरे आप लोग को तो समझ में आ गया भाई, चलो अच्छी बात है। ये चलो हम लोग देख लेते हैं यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अगर मीडियम वन वैक्यूम या एयर है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू हम लोग कंसिडर करते हैं वैक्यूम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है ना। तो अब if medium one is vacuum then refractive index of medium 2 is considered with the respect of वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, मतलब कभी भी यार वैक्यूम से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ना किसी भी मीडियम टू को, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहेंगे। एक चीज भाई याद रख लो, वन मार्कर में आ सकता है, क्वेश्चन पेपर लीक करवा दिया मैंने 1 नंबर का, जाओ ना, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2, जी हाँ, N2 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बस, ठीक है ना। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट c है, देखो स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट दूसरी मीडियम में v से डिनोट कर लेते हैं, तो N2, ठीक है ना। अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c बाई वी,
जी हाँ, कभी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया भाई, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हमेशा ऊपर रख लेना बस। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ऊपर रख लेना बस। न्यूमरेटर में वही रख लेना और नीचे दूसरे मीडियम रख देना, तुम लोग का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ये तो आई होप यार इतना सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। मिलेंगे जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो मतलब ये लेसन में अब मैं 3-4 वीडियो में खत्म कर दूंगा। और हाँ, इसके जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो है ना वो बाद में देखो यार, मैंने तुम लोग को इतना नोट्स इतना अच्छा प्रोवाइड कर दिया है, अब तुम लोग खुद से ट्राई करना। नहीं तो बाद में इतनी गारंटी में दे रहा हूँ तुम लोग को, सितंबर अक्टूबर तक में सिलेबस खत्म हो जाएगा, नवंबर तक में तो पक्का मैं कोशिश करूंगा आप लोग को दे दूं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा देना और हाँ, मास्क हमेशा लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए बाय बाय।